नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। देखिए, इस वक्त दुनिया के सामने जो सिचुएशन खड़ी हुई है वो अचानक नहीं आई। इसका बीज सालों पहले बोया जा चुका था। लेकिन अब जो हुआ है, अमेरिका द्वारा ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर सीधा हमला, यह वैश्विक कूटनीति के उस नक्शे को जला देने जैसा है जिसे दूसरे वर्ल्ड वार के बाद बड़ी मुश्किल से तैयार किया गया था। और इसमें अमेरिका अकेला नहीं है, उसने ये एक्शन इजराइल के साथ मिलकर किया है। यानी अब बात सिर्फ कोऑपरेशन की नहीं, सीधे साझे युद्ध की हो चुकी है। सबसे पहले इस हमले के टारगेट पर ध्यान दीजिए। ये कोई मिलिट्री अड्डे नहीं थे, ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी। यानी वो स्थान जिसे लेकर सालों से इंटरनेशनल बहस चल रही थी कि क्या ईरान वहां यूरेनियम को हथियार स्तर तक एनरीच कर रहा है या नहीं। लेकिन इससे पहले कि कोई निष्पक्ष, पारदर्शी और वैध निष्कर्ष निकलता, अमेरिका ने हमला कर दिया। और यह हमला सिर्फ मिसाइल से नहीं था, यह हमला था उस वैश्विक तंत्र पर जो सिक्योरिटी काउंसिल्स, न्यूक्लियर इंस्पेक्शन और इंटरनेशनल लॉज की नींव पर टिका है। तो अब यह हमला आखिर हुआ कैसे, उस पर गौर कीजिए। अमेरिका ने टॉमहाक क्रूज मिसाइल से दागी, ठीक वैसे ही जैसे 2017 में सीरिया के खिलाफ किया था। लेकिन वहां और यहां में एक बुनियादी फर्क है। सीरिया में केमिकल हमलों का बहाना था, लेकिन यहां कोई इमीडिएट थ्रेट दुनिया के सामने साबित नहीं किया गया। इसके अलावा इस बार इस्तेमाल हुआ B-2 स्पिरिट बॉम्बर, ये वो स्टेल्थ विमान है जिसे अमेरिका हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर आखिरी विकल्प के रूप में रखता है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका ने यह हमला पूरी तैयारी, पूरे इरादे और स्ट्रेटेजिक सिग्नल्स के साथ किया है। तो अब यह सवाल है कि ईरान के खिलाफ इतनी बड़ी मिलिट्री एक्शन का क्या तत्कालिक कारण था। क्या वाकई में ईरान इतने नज़दीक था एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के? और क्या इजराइल को इतना खतरा था कि अमेरिका को खुद मैदान में उतरना पड़ा? या फिर यह सब किसी बड़े जियोपॉलिटिकल मोहरे की चाल है जिसमें वेस्ट एशिया को फिर से अस्थिर करके एनर्जी ट्रेड, अर्थ मार्केट और ग्लोबल डोमिनेंस की दिशा तय करनी है। और देखिए, यह केवल मिलिट्री एक्शन नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। अमेरिका और इजराइल मिलकर यह बता रहे हैं कि अब वो इस रीजन में एक तरफा निर्णय लेने के लिए तैयार हैं, भले ही उसका परिणाम किसी भी स्तर का युद्ध हो। और यही सबसे बड़ा थ्रेट है। और अब जरा दुनिया के रिएक्शन को देखिए। चाइना ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उसने साफ कहा कि यह हमला ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए डेंजरस है। और रसिया ने इसे इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कहा और खुलेआम ईरान के साथ खड़ा हुआ। सऊदी अरब और UAE जैसे गल्फ कंट्रीज जो अब तक इजराइल के साथ रिलेशन साधने में लगे थे, अब वो सार्वजनिक रूप से रिस्ट्रेंट की अपील कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर ईरान ने रिटालिएशन किया तो सबसे पहले निशाना वही बन सकते हैं। और अब ईरान क्या करेगा, यह सवाल अब सबके सामने है और इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। देखिए, ईरान सीधा हमला कर सकता है ड्रोन, मिसाइल्स या फिर प्रॉक्सी नेटवर्क्स के जरिए। लेकिन एक और विकल्प है, ईरान यह मामला इंटरनेशनल फोरम्स पर लेकर जाए ताकि अमेरिका और इजराइल को मॉरल और डिप्लोमेटिक तौर पर आइसोलेट किया जा सके। लेकिन क्या वाकई में ग्लोबल पॉलिटिक्स में यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं का इतना असर रह गया है? और फिर बात आती है कि अगर यह कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करता है तो इसका सीधा इम्पैक्ट किस हद तक फैलेगा? सिर्फ वेस्ट एशिया तक? शायद नहीं। देखिए, इस वक्त इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट पहले से अनस्टेबल हैं। और अगर गल्फ रीजन में टैंकर पर हमला हुआ, ऑयल प्रोडक्शन रुका या स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हुई, तो इंडिया, चाइना, यूरोप और अमेरिका सबकी इकोनॉमीज डगमगा जाएगी। और सबसे अहम बात, यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिलिट्री या डिप्लोमेटिक नहीं, यह एक वैल्यूज बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है। अमेरिका और उसके एलाइज एक ऐसी व्यवस्था थोपना चाहते हैं जिसमें उनका प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन वैध हो, जबकि रसिया, चाइना और ईरान जैसे देश इसे यूनिलैटरल वायलेंस और न्यू इंपीरियलिज्म के तौर पर देख रहे हैं। तो अब सवाल ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत है, सवाल ये है
कि क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर रूल्स ताकतवर देश तय करेगा? क्या अब सॉवरेनिटी शब्द सिर्फ कमजोर देशों के लिए रह गया है? और क्या आने वाले समय में कोई भी कंट्री किसी भी संभावित खतरे के नाम पर किसी भी देश पर हमला करने के लिए खुद को अथॉराइज्ड मान लेगा? और अगर हम इंडिया की बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम में इंडिया की स्थिति बेहद नाजुक है। इंडिया के इजराइल और अमेरिका दोनों के साथ रिलेशंस ठीक ठाक हैं, लेकिन ईरान भी इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम है। चाहे वो ऑयल सप्लाई हो, चाबहार पोर्ट हो या अफगानिस्तान से संपर्क, इंडिया को अब हर शब्द, हर स्टेटमेंट और हर डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि इस चक्रव्यूह में एक गलत कदम डिप्लोमेटिक बैलेंस को पूरी तरह तोड़ सकता है। और अंत में यही कहा जा सकता है, यह हमला सिर्फ ईरान पर नहीं हुआ, यह हमला भविष्य की विश्व व्यवस्था पर हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या दुनिया इस आग को फैलने देगी या मिलकर इसे डिप्लोमेसी, डायलॉग और इंटरनेशनल ट्रस्ट की बूंदों से बुझाने की कोशिश करेगी। और वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जून 2025 में फिनलैंड के संसद ने किन अंतर्राष्ट्रीय संधि से बाहर निकलने के लिए मतदान किया? ए पर है पेरिस जलवायु समझौता, बी अटावा कन्वेंशन, सी शेंगेन वीजा नियम, डी संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।